डे स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस यानी एनएमआर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको देखने जा रहे हैं। एनएमआर मेथड जो है इसको पर्सेल एंड ब्लूच ने 1946 में डेवलप करा था। एनएमआर एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेडियो वेव्स का मैग्नेटिकली एक्टिव न्यूक्लियाई के साथ इंटरेक्शन होता है जब ऐसे न्यूक्लियाई को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक इलस्ट्रेशन देख रहे हैं। तो इस इलस्ट्रेशन में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी एक रेंडमली ओरिएंटेड स्पिनिंग न्यूक्लियाई है। ये कोई न्यूक्लियाई है जो स्पिन कर रहा है अपनी किसी रोटेशनल एक्सिस पे। तो ये रेंडमली ओरिएंटेड है। जब यहाँ पर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो जो ये स्पिनिंग न्यूक्लियाई है अलाइंड हो जाता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ। इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो ये रेंडमली ओरिएंटेड न्यूक्लियाई था ये अलाइंड हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे अलाइनमेंट का मतलब क्या है कि जो डायरेक्शन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की होगी वही डायरेक्शन यहाँ पे जो ये स्पिनिंग न्यूक्लियाई है इसके मैग्नेटिक फील्ड की होगी। हम लोगों को पता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जो होता है जब वो स्पिन करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन अपना एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसी तरह से कोई भी न्यूक्लियाई जो चार्ज पार्टिकल होगा वो भी क्या करेगा, जब स्पिन करेगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जो इसकी डायरेक्शन होगी स्पिनिंग न्यूक्लियाई के मैग्नेटिक फील्ड की, अगर वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलाइंड है मतलब सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि न्यूक्लियाई जो है ये अलाइनमेंट में है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ। फिर जब ऐसे न्यूक्लियाई पे रेडियो वेव्स डाली जाती हैं तो ये जो न्यूक्लियाई है इसकी स्पिन इन्वर्ट हो जाती है। तो रेडियो वेव एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो स्पिनिंग न्यूक्लियाई है इसकी जो रोटेशनल एक्सिस है ये इन्वर्ट हो जाती है, बिल्कुल उल्टी हो जाती है। या हम कहेंगे कि अब जो न्यूक्लियाई है वो अपोज्ड ओरिएंटेशन में आ गया है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अपोज का मतलब यहाँ पर जो स्पिनिंग मैग्नेटिक मूवमेंट या मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है इस न्यूक्लियाई की ये अपोजिट हो जाएगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में। अब हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिकली एक्टिव न्यूक्लियाइज को देख रहे हैं कि कौन कौन से न्यूक्लियाई इस तरह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो वो न्यूक्लियाई जिनका स्पिन क्वांटम नंबर यानी आई जो होगा ये ग्रेटर देन 0 होगा, ऐसे न्यूक्लियाई ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे। स्पिन क्वांटम नंबर आई जो होता है ये न्यूक्लियर शेल मॉडल न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जो होता है उसके हिसाब से निकाला जाता है और इसकी वैल्यू जो होती है ये न्यूक्लियाई के मास नंबर और एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। तो वो न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑड होगा या एटॉमिक नंबर ऑड हो मास नंबर इवन हो या मास नंबर ऑड हो एटॉमिक नंबर इवन हो, तो ऐसे न्यूक्लियाई के लिए आई की वैल्यू जो होती है यानी स्पिन क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होगी, 0 से ज्यादा होगी। और ऐसे न्यूक्लियाई जो होंगे वो मैग्नेटिकली एक्टिव न्यूक्लियाई होंगे। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि वो न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक नंबर और मास नंबर इवन होगा वो न्यूक्लियाई के लिए जो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी वो 0 होगी। और ऐसे न्यूक्लियाई जो होंगे वो मैग्नेटिकली इनएक्टिव होंगे यानी वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स की। तो अलग अलग न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स जो होती हैं यानी न्यूक्लियर किस तरह से स्पिन करेगा उसकी वैल्यू निकाली जाती है 2i+1 से। जैसे हाइड्रोजन के लिए हमें पता है कि आई की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है। तो अगर हम आई की वैल्यू 1/2 यहाँ पे पुट करेंगे, आई की वैल्यू जो 1/2 है इसको हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो हमें 2 मिलेगा यानी हाइड्रोजन की 2 स्पिन स्टेट्स होंगी। इसी तरह से ड्यूटेरियम के लिए आई की वैल्यू जो होती है ये 1 होती है। तो आई की वैल्यू 1 अगर हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो ड्यूटेरियम के लिए 3 स्पिन स्टेट्स होंगी। अब अलग अलग न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं। जो स्पिन स्टेट्स होती हैं वो +i से -i तक की सारी वैल्यूज होती हैं और जो टोटल वैल्यूज होंगी वो हम कैसे निकालेंगे यहाँ से 2i+1 से। 2 स्पिन स्टेट्स थी और ड्यूटेरियम के लिए 3 स्पिन स्टेट्स थी। तो हाइड्रोजन के लिए अगर हम स्पिन स्टेट्स निकालेंगे तो जैसा अभी बताया मैंने कि हाइड्रोजन की 2 स्पिन स्टेट्स होती हैं। तो आई की वैल्यू हमने +12 ले ली क्योंकि आई की वैल्यू जो होती है हाइड्रोजन के लिए 1/2 होती है। तो जैसा अभी बताया कि स्पिन स्टेट्स निकालेंगे +i से यानी +1/2 हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए और 2 स्पिन स्टेट्स हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्पिन स्टेट होगी वो -1/2 हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम ड्यूटेरियम के लिए देखेंगे तो ड्यूटेरियम के लिए आई की वैल्यू 1 होती है तो उसकी 3 स्पिन स्टेट्स होंगी। इक्वली स्पेस्ड होने का मतलब है कि उनके बीच में डिस्टेंस, उनका बीच में जो मैग्नीट्यूड होगा वैल्यूज का वो बराबर होना चाहिए। तो अगर हम ड्यूटेरियम का केस देखें तो उसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू आई की वैल्यू जो होती है ये 1 होती है और इस तरह से इसकी 3 पॉसिबल स्पिन स्टेट्स होंगी जिनको हम प्रेजेंट करते हैं +1, 0 और -1 से। अलग अलग न्यूक्लियाई की आई की जो वैल्यू होती है वो हमें बुक्स में मिल जाती है और उसके हिसाब से हम अलग अलग न्यूक्लियाई की जो स्पिन स्टेट्स होंगी उनको हम बता सकते हैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो होता है अगर हम उसे लगाते हैं किसी सैंपल पे तो न्यूक्लियाई की स्पिन स्टेट्स की एनर्जी पे क्या फर्क पड़ता है उससे। तो अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया हुआ है
तो जो भी स्टेट्स होती हैं अलग अलग स्पिन स्टेट, जैसे अगर अभी हम लोग हाइड्रोजन के लिए देख रहे थे कि दो स्पिन स्टेट्स होती हैं +1/2 और -1/2, तो ये स्पिन स्टेट्स जो होती हैं डिजेनरेट होती है, मतलब इनकी एनर्जी बराबर होती है और इन दोनों की एग्जिस्टेंस भी इक्वली प्रोबेबल होती है, मतलब दोनों के होने के चांसेस बराबर होते हैं। लेकिन जब हम बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो जो ये स्पिन स्टेट्स होती हैं ये स्प्लिट हो जाती हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। स्प्लिट का मतलब यहाँ पर है कि जो एनर्जी होगी इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग स्पिन स्टेट्स की, वो अब डिफरेंट हो जाएगी, अब सेम नहीं रहेगी। तो इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी ऑफ डिफरेंट स्पिन स्टेट्स क्या होती है, डिजेनरेट होती है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया जाता है तो स्पिन स्टेट्स की एनर्जी अलग अलग हो जाती है। जैसे हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन में दो स्पिन स्टेट्स थी, हमने देखा था अभी, तो उसमें से एक अलाइंड स्पिन स्टेट हो जाएगी जो मैग्नेटिक फील्ड के अलाइंड हो जाएगी और दूसरी अपोज्ड हो जाएगी। अलाइंड का मतलब है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ सेम डायरेक्शन में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और जो ये स्पिन स्टेट है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसका डायरेक्शन सेम है। अपोज का मतलब है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और उसके रिस्पेक्ट में जो न्यूक्लियाई की स्पिन स्टेट है उसके मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। ऑब्वियस है कि जो अलाइंड ओरिएंटेशन होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी और जो अपोज्ड ओरिएंटेशन होगी वो कम स्टेबल होगी। तो इसको हम इस तरह से समझते हैं कि यहाँ पे जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ ले रहे हैं तो अलाइंड ओरिएंटेशन में जो स्पिनिंग न्यूक्लियाई है उसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन में है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में। और जो दूसरी स्पिन स्टेट है जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज दिखा रहे हैं या -1/2 दिखा रहे हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसके रिस्पेक्ट में इसकी जो स्पिन स्टेट की मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ये अपोजिट है, तो ये अपोज्ड ओरिएंटेशन स्टेट हो जाएगी। तो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी अगर हम शो करें इसको तो अलग अलग स्पिन स्टेट्स जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं था तो दोनों स्पिन स्टेट्स की एनर्जी बराबर रही, लेकिन जब बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया है जो अलाइंड ओरिएंटेशन है उसकी एनर्जी जो होगी वो कम हो जाएगी और जो अपोज्ड ओरिएंटेशन है उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो अलग अलग एनर्जी स्टेट्स थी वो स्प्लिट हो गई है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, उनकी एनर्जी अलग अलग हो गई है। अब इसके बाद हम फंडामेंटल एनएमआर इक्वेशन की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर हम किसी सैंपल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें जो मैग्नेटिकली एक्टिव न्यूक्लियाई होंगे या तो अलाइंड हो जाएंगे या अगेंस्ट हो जाएंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में। इन न्यूक्लियाई की एक्सिस होती है, स्पिनिंग एक्सिस जो होती है, ये एक प्रिसिशनल मोशन में मूव करती है विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसको मैं अब नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रहा हूँ। ये इस तरह से होता है, ये जो डॉटेड लाइन है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है, जो ये न्यूक्लियाई है ये स्पिन कर रहा है। इसको हम इस कर्व से दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये एक एक्सिस के हिसाब से एक एक्सिस के रिस्पेक्ट में स्पिन कर रहा है और साथ ही साथ ये क्या कर रहा है, एक प्रिसिशनल मोशन में भी है। इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी उसके रिस्पेक्ट में एक यहाँ पर प्रिसिशनल मोशन में है। तो ये इस मोशन को हम एक जो हमने लट्टू देखा होगा उसके मोशन की तरह समझ सकते हैं कि जब हम उसे फेंकते हैं तो वो स्पिन तो कर ही रहा होता है लेकिन वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे घूम भी रहा होता है। तो वो जो उसका घुमाव होता है स्पिनिंग के अलावा है उसको हम बोलते हैं प्रिसिशनल मोशन। और जिस ऑर्बिट में ये घूमता है इसको हम बोलते हैं प्रिसिशनल ऑर्बिट। तो जैसे वो लट्टू घूमता है उसी तरीके से न्यूक्लियाई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलोंग एक प्रिसिशनल मोशन में जाता है। तो ये जो मोशन होता है इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है जिसे हम प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं या लार्मर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो जो ये फ्रीक्वेंसी होती है इस प्रिसिशनल मोशन की, प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है या फिर लार्मर फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है। और ये जो लार्मर फ्रीक्वेंसी होती है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करती है। तो अब हम लोग फंडामेंटल एनएमआर इक्वेशन का डेरिवेशन देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये ओमेगा है ये एंगुलर प्रिसिशन वेलोसिटी है। न्यूक्लियाई स्पिन जो कर रहा था उसकी जो स्पिन एक्सिस थी वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ कितनी वेलोसिटी के साथ जो प्रिसिशनल मोशन है उसमें जा रही है। और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये प्रिसिशनल वेलोसिटी जो है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो था 0 से साथ रिलेशन में है। तो यहाँ पर हम जो इक्वेशन देख रहे हैं इसमें एक कांस्टेंट आ रहा है, ये है गायरोमेट्रिक रेशो। ये अलग अलग न्यूक्लियाई के लिए स्पेसिफिक इसकी वैल्यू होती है। गायरोमेट्रिक रेशो को दिया जाता है इस तरह से 2π/hi, जहाँ पे म्यू जो होता है ये मैग्नेटिक मूवमेंट होता है न्यूक्लियाई का, आई स्पिन क्वांटम नंबर होता है न्यूक्लियाई का, h प्लैंक कांस्टेंट होता है। तो फंडामेंटल एनएमआर इक्वेशन जो है ये रिलेट करती है एंगुलर प्रिसिशनल वेलोसिटी को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ। और यहाँ पे एक टर्म और आ रही है 2π करके, जहाँ पे ये न्यू जो है ये प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी है। प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी मैंने अभी बताया था कि किस फ्रीक्वेंसी के साथ जो स्पिनिंग न्यूक्लियाई की एक्सिस है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ
कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ वो प्रोसेस करेगा। और ये जो प्रिसिशन फ्रीक्वेंसी होती है, ये जो रेडियो वेव हम डाल रहे थे सैंपल के ऊपर, जिसकी वजह से फ्लिपिंग हो रहा था या स्पिन इन्वर्जन जो हो रहा था, ये वही फ्रीक्वेंसी होती है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो ये फंडामेंटल एनएमआर इक्वेशन है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है और जो न्यूक्लियर स्पिनिंग न्यूक्लियाई की जो फ्रीक्वेंसी है और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है, इन सबको आपस में रिलेट करती है इक्वेशन। फ्लिपिंग की या स्पिन इन्वर्जन की जो कंडीशन है यहाँ पर, ये है कि जो रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी न्यू है जो है, वो जो प्रिसिशन फ्रीक्वेंसी है प्रोटॉन की, उससे मैच करना चाहिए इसे, ये बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि इन दोनों फ्रीक्वेंसीज में या इन दोनों तरह के मोशंस में एक तरह का रेजोनेंस होना चाहिए, इसलिए इस टेक्निक को एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस बोला जाता है। तो जैसा कि इस स्लाइड में मैंने दिखाया था, जो ये प्रिसिशन मोशन है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है और जो बाहर से रेडियो वेव्स आ रही हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, ये बराबर होना चाहिए, तभी यहाँ पर न्यूक्लियाई जो होता है अलाइंड ओरिएंटेशन से अपोज्ड ओरिएंटेशन में चला जाएगा उस रेडियो वेव को एब्जॉर्ब करके। सो व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडियो वेव्स बाय न्यूक्लियाई? ये कंडीशन क्या है कि रेडियो वेव जो हम डाल रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी और जो ये न्यूक्लियाई प्रोसेस कर रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वो पर्टिकुलर रेडियो वेव इस न्यूक्लियाई द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी और इसकी जो स्पिन होगी अब अलाइन से अपोज ओरिएंटेशन में चली जाएगी, और इस तरह से जो रेडियो वेव्स हैं उसका एब्जॉर्प्शन होगा, जिसको हम किसी सिस्टम इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से डिटेक्ट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। और ये सिस्टम या इंस्ट्रूमेंट जो होगा ये हमें एक स्पेक्ट्रम दे देगा, जिसको हम बोलेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रम। इसके बारे में हम नेक्स्ट जो प्रेजेंटेशन होगी उसमें देखेंगे। तो जो हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा उसकी हेल्प से हम जो अलग अलग कंपाउंड्स हैं उनमें जो अलग अलग तरह के न्यूक्लियाई हैं उनका पता लगा सकते हैं, उनको कैरेक्टराइज कर सकते हैं, और ये सारी इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को जानने में हेल्पफुल है। थैंक यू।